हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल मैम? वी ऑल आर फाइन। तो साक्षर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोगों का बेटा एक लेक्चर ख़त्म हो चुका है, आज हमारा है लेक्चर 2। तो सबसे पहले इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप कराऊंगी, जो कि क्लास की स्पेशलिटी है कि यहाँ पे रिवीजन मिलेगा। हमने जो कल पढ़ा वो आपको आज सुनाई देगा, जो हम आज पढ़ेंगे क्लास के एंड में भी सुनेंगे और कल आने के बाद वापस से सुनेंगे, और सभी प्यार से बोलेंगे जय माता दी। चलो जी, तो मैंने बेटा कल की क्लास में बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें नहीं कराया था, बट हाँ मैंने ये ज़रूर कराया था कि हमारी जो जर्नी अब साथ साथ चलने वाली है उसमें कौन कौन सी बातें हैं खास, और जब हमारा एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम में कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैम आप टेस्ट लोगे तो कौन चेक करेगा, हमें PMR रिपोर्ट, परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट मिलेगा, उसके बेसिस पे आप हमें पर्सनलाइज लर्निंग दोगे, आप हमें 1-on-1 लर्निंग दोगे। कस्टमाइज पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है मैम आपने हमको, जिसमें आप हमारा डाउट लोगे वीडियो कॉल के थ्रू। तो ये सारे फीचर्स मैंने आपको कल बताया था। पेपर का पैटर्न हमने पढ़ लिया, वेटेज ऑफ द सिलेबस हमने देख लिया। उसके बाद बेटा मैंने आपको बोला कि हमारे भारत में क्या क्या समस्याएं हैं जो कि बच्चा फेस कर रहा है, एंड इट्स फैक्ट। साइंस स्ट्रीम की बात करूँ ना बेटा, वहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, बट कॉमर्स स्ट्रीम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो पढ़ाने के साथ लिखना सिखा दे। तो मैंने आपको बताया था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुझसे डिमांड कर रहे हो। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट क्लास कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। आफ्टर देन मैंने पूरा रिवीजन का तरीका आपको बताया था। उसके बाद हमने आपको बताया कि GST का जन्म कैसे हुआ। जिस दिन GST का जन्म हुआ उस दिन आधी रात को पार्लियामेंट खुला था, उस दिन आधी रात को संसद बैठी थी, ये हमने आपको बताया, हमने दिखाया। हमने आपको मोदी जी से मिलवाया था, अरुण जेटली जी से मिलवाया था, सुमित्रा महाजन जी के दर्शन आपको करवाए थे, हामिद अंसारी जी से आपको पूरा मिलवाया था। ये सारी चीज़ें होने के बाद जब हमारे महामहिम उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी और प्लस हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, इन्होंने शपथ ली थी, GST को लॉन्च किया था, उस टाइम वो शपथ समारोह हमने आपको दिखाया था। पूरा का पूरा GST का जितना भी रात को 12 बजे आने के टाइम सेलिब्रेशन किया था, वो सारा सेलिब्रेशन मैंने आपके सामने खोल के रख दिया था। चलिए, इतना करने के बाद और हमने क्या किया था मैम, ये भी बता दो बेटा। हमने क्लास ओवर कर दिया था। तो आज मैं वापस से स्टार्ट करने जा रही हूँ लेक्चर नंबर 2। ध्यान से आज सभी बच्चे अच्छे से पढ़िएगा बेटा, और क्लास करने के बाद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम करनी है, डेली बेसिस पे सॉल्व। मैं आज की क्लास दूंगी, आज सब कुछ पढ़ाऊंगी। आज से हमारे DPP स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको मिलेंगे साक्षर ऐप के थ्रू। साक्षर ऐप का लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। DPP करोगे तुरंत के तुरंत इंस्टेंटली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। दिस इज द अगेन स्पेशलिटी ऑफ दिस साक्षर प्लेटफॉर्म। चलो, तो आज हम GST की दुनिया के अंदर घुसने जा रहे हैं। मैं आपको बेटा बताना चाहूँगी, धीरे धीरे प्यार से आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से प्यार से मेरे साथ आगे बढ़ो। चलिए जी, ये सब स्टार्टिंग का मामला था, आप सबने ये नोट किया ही होगा मेरे साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब बात आती है GST की। अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे पढ़ेंगे। शुरू की बेटा 5 क्लास होती है मेरी बेस बिल्डिंग क्लास। शुरू की 5 क्लास रहेगी बेस बिल्डिंग क्लास। 5 क्लासेस में मैं बुक खोलती नहीं हूँ। आप सबको एक बात बता दूं, आपको भी बुक नहीं खोलनी। इन 5 क्लास को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एक तो हो गई 2 क्लास, एक हो गई 3 क्लास। टोटल कितना हो गया अगेन 5 क्लास। इन 5 क्लासेस में हम फंडामेंटल्स क्लियर करेंगे। हम जानेंगे बेटा टैक्स क्या होता है, टैक्स कैसे बनाया जाता है, एक्ट क्या होता है, एक्ट कौन बनाता है,
एक बिल क्या होता है, बिल एक्ट कैसे बनता है, जीएसटी क्या है, जीएसटी क्यों आया, जीएसटी कैसे आया, जीएसटी की नीड क्यों पड़ी भारत को, जीएसटी नहीं होता तो आज हम क्या कर रहे होते, आज का भारत कैसा होता। ये सारी बातें, बेसिक बातें तो हम सीखेंगे इन 2 क्लासेस में, जिसमें थोड़ा सा मैं बुक रेफर करूंगी, क्योंकि मैंने बुक ऐसी बनाई है ना जो मैं हाथ से लिखवाऊंगी, सब कुछ उन 2 चैप्टर में मैंने डाल दिया। अभी बुक के दर्शन कराऊंगी, ना मज़ा आ जाए तो कह देना। फिर बात आती है बेस बिल्डिंग के 3 चैप्टर, क्योंकि अभी बेटा 2 लेक्चर लगा के आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया, जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे आया, क्यों आया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब बात आती है जीएसटी के अंदर राउंड राउंड घूमने की, एक ट्रैवलिंग करने की। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के अंदर कौन कौन से स्पेशल वर्ड्स होते हैं, जीएसटी के अंदर कौन कौन से स्पेशल पर्सन्स होते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, जीएसटी में लोगों को किस नाम से जाना जाता है, ना जाने कितनी सारी बातें हैं जो हम इन 3 क्लास में सीखेंगे। जिस बच्चे ने ये 5 क्लास मिस कर दी वो प्लीज़ 6वीं क्लास मेरी बिल्कुल मत देखना। अगर देखो तो पहले 5 क्लास देखना, बाद में 6वीं क्लास पे आप सब जाना। और इसी के साथ सभी बोलेंगे प्यार से जय माता दी। चलो, तो शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चैप्टर नंबर 1 यहाँ आपको दिख रहा है बेटा, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। मैंने कहा था मैं बुक टच भी नहीं कराऊंगी और मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन यहाँ जो बातें हैं ना वो मैंने खुद डिज़ाइन की हैं। चलो एक बार बुक देख लो बेटा कैसी है। सबसे पहले देखो आपको इंडेक्स दिख रहा है, उसके बाद कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, कॉन्सेप्ट का मीनिंग दिखेगा, डिटेल्ड एनालिसिस कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑथर का क्या व्यू है, हु इज़ ऑथर इन दिस क्लास, मैं बेटा मेरा क्या व्यू है, ये टॉपिक एग्ज़ाम से कितना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, स्टूडेंट का क्या व्यू है, स्पेशल कीवर्ड क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और फिर लास्ट में आती है इस पर्टिकुलर टॉपिक की समरी। तो आप देख पा रहे हो कितनी अद्भुत बुक है, क्या अद्भुत नज़ारा है। एक पर्टिकुलर टॉपिक, उसके बारे में इतना सारा डिटेल एनालिसिस, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे मूव करेंगे, फिर उसके बारे में सब कुछ, फिर तीसरा टॉपिक, फिर उसके बारे में सब कुछ, इसी तरह से ये यूं ही चलता रहेगा। चलो, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी जीएसटी के बारे में। तो आप सब जानते हो जीएसटी का मतलब क्या होता है। मैम जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज, लिखना है 100% लिखना है, सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। जीएसटी का क्या मतलब होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। अब बात ये आती है, आप सबने मेरे से पूछा क्या मैम जीएसटी एक टैक्स है, क्या जीएसटी एक टैक्स है, आपका क्वेश्चन मेरे से। मैं नहीं बताऊंगी जीएसटी टैक्स है कि नहीं, आप खुद बताओगे। मैं कभी रट्टाफिकेशन नहीं कराऊंगी बेटा, आपकी नॉलेज आपसे लेके आप ही को अर्पण करूंगी, देख लेना। चलो, आप सबका मेरे से क्वेश्चन आया मैम कि जीएसटी टैक्स है। मैंने आपसे बोला बेटा मुझे ये बताओ टैक्स किसे कहते हैं। मैंने आपसे बोला बेटा मुझे पहले ये बताओ कि टैक्स किसे कहते हैं। जब मुझे ये पता लग जाएगा कि टैक्स की डेफिनेशन ये होती है, तब मुझे समझ आएगा जीएसटी टैक्स है कि नहीं है। चलो, अब देखो कोई चीज़ टैक्स है कि नहीं, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि टैक्स बनता कैसे है। टैक्स हमेशा बनता है एक्ट के थ्रू। एक्ट है तो टैक्स है, अगर कोई चीज़ टैक्स है तो फिर हम देखेंगे क्या जीएसटी की डेफिनेशन टैक्स में फॉल कर रही है। अगर कर रही होगी तो जीएसटी इज अ टैक्स, अदरवाइज जीएसटी इज नॉट अ टैक्स। आगे देखो, सबसे पहले आप सब जानते हो कि मैम अभी अभी आपने ये चीज़ बोली कि सबसे पहले होता है एक्ट। अगर मेरे पास एक्ट है तो उस एक्ट को यूज़ करके मैं क्या लगाऊंगी, टैक्स। ये एक्ट क्या होता है, आप सबने नाम सुना ही होगा बेटा, सेक्रेटरीज होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंशियल मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के सेक्रेटरीज होते हैं,
ये सभी मिनिस्टर, ये सभी सेक्रेटरीज कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, ये अपनी मर्जी से कुछ भी ड्राफ्ट कर सकते हैं और उसको बोला जाता है बिल। बिल क्या होता है बेटा? ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट्स, लिखिए, बिल इज इक्वल टू ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट which is drafted by ministers or secretaries, फुल स्टॉप। मतलब कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको ड्राफ्ट किया है मिनिस्टर ने या सेक्रेटरीज ने, ड्राफ्ट कर लिया, फिर उन्होंने क्या किया, ड्राफ्ट करने के बाद देखा अरे वाह हमने इतना अच्छा कंटेंट लिख लिया, इस कंटेंट को तो भारत सरकार को इंडिया में लेके आना चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो बिल होता है ये बिल जाता है बेटा लोकसभा में। ये बिल कहाँ पे जाएगा? लोकसभा में, या फिर ये बिल जाएगा पहले राज्यसभा में। बिल बनने के बाद हो सकता है पहले लोकसभा में चला जाए, हो सकता है पहले राज्यसभा में चला जाए, कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं होता। आप किसी भी सभा से बिल को पास करा सकते हो। अगर आपने बिल को पहले लोकसभा से पास करा लिया है तो अब आपको बिल को राज्यसभा से पास कराना पड़ेगा, और अगर बिल को राज्यसभा से पहले पास करा लिया है तो अब आपको बिल को लोकसभा से पास कराना पड़ेगा। चलो, यहाँ पे बिल कहाँ पे गया मैम? बिल गया लोकसभा में और गया राज्यसभा में। दोनों से बिल क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। अब सपोज करो अमित शाह जी ने कोई एक डॉक्यूमेंट लिख लिया और उन्हें पढ़ के फील हुआ अरे वाह कमाल है, ये डॉक्यूमेंट तो मुझे पास कराना चाहिए राज्यसभा से और लोकसभा से। तो अमित शाह क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को राज्यसभा में ले जाएंगे और पढ़ के सुनाएंगे। पढ़ के सुनने के बाद हो सकता है लोकसभा उसे पास कर दे, हो सकता है लोकसभा उसे रिजेक्ट कर दे। अगर लोकसभा ने उसे पास कर दिया तो अब बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में, और राज्यसभा अगर उसे पास कर देती है तो बिल चला जाता है बेटा प्रेसिडेंट के पास। इस टाइम हमारे प्रेसिडेंट कौन है बेटा? रामनाथ कोविंद जी, महामहिम रामनाथ कोविंद जी। तो बिल किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर हाँ प्रेसिडेंट भी अपनी एसेंट दे देते हैं बिल पे तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? यस मैम। चलो, सबसे पहले क्या बना मैम? एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट्स बना, एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट बना। उस ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट को कहाँ कहाँ ले जाया गया मैम? राज्यसभा में ले जाया गया, लोकसभा में ले जाया गया। उसके बाद उसको कहाँ पे ले जाया गया? प्रेसिडेंट के पास ले जाया गया। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अपार्ट फ्रॉम बुक की नॉलेज की तो नहीं है ना, आपके सिलेबस में काम की है। आपको फील आ रहा होगा ना कि मैम प्रेसिडेंट के पास कितना बड़ा पावर है। प्रेसिडेंट अगर बिल को फेल कर देगा, अप्रूव नहीं करेगा, इसका मतलब तो बिल कभी एक्ट बन ही नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है। प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एक बार बिल को रिजेक्ट करने की, रिटर्न करने की पावर होती है। सपोज करो जीएसटी का बिल राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में पास हुआ। अब बिल किसके पास गया? प्रेसिडेंट के पास गया। प्रेसिडेंट ने हो सकता है बिल रिटर्न कर दिया हो पार्लियामेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। पार्लियामेंट दोबारा से प्रेसिडेंट के पास बिल भेजेगी और अब की बार प्रेसिडेंट को बिल अप्रूव करना ही पड़ेगा। मतलब कि एक बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। आगे एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ना एक पावर और होती है जिसमें प्रेसिडेंट चाहे तो किसी बिल को होल्ड कर सकता है, कितने भी पीरियड के लिए होल्ड कर सकता है। हो सकता है वो 10 साल के लिए बिल को होल्ड करके बैठ जाए। अगर 10 साल के लिए प्रेसिडेंट बिल को होल्ड करके बैठ गया है ना, तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर जी कुछ नहीं कर सकते। चलिए आइए वापस से, आप सभी को इतना तो समझ आया कि एक्ट किसे कहते हैं। यस मैम, मुझे रिवाइज कराओ। सबसे पहले मैम बिल होता है, मतलब कि एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट होता है जो कि राज्यसभा से पास कराया जाता है, लोकसभा से पास कराया जाता है। उसके बाद उसको प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है और जब प्रेसिडेंट अपना कॉन्सेंट दे देते हैं तो वो बिल बन जाता है एक्ट। और जब वो एक्ट बन जाता है तो वो बेटा किसका पार्ट बन जाता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का।
फिर वो बन जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, और फिर हम सब पे मतलब कि भारत के हर एक कोने में वो हो जाता है अप्लाई, हम सबको उसे करना पड़ता है फॉलो। आइए वापस से लिखिए, जितना भी मैंने अभी अभी आपको बताया बेटा उस चीज़ को यहाँ पे लिखो, ऑथर का एनालिसिस में लिखो। देखो यहाँ पे ये टैक्स है ना, व्हाट इज टैक्स, इसी के नीचे मैंने लिखा हुआ है ऑथर व्यू। इस ऑथर व्यू में एनालिसिस लिखो। सबसे पहले क्या बनता है मैम, बिल। बिल क्या होता है, ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। एक ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट होता है। इस बिल को कहाँ पे लेके जाया जाता है, मेरे साथ साथ सभी बच्चे बोलिए मैम, राज्यसभा में ले जाया जाता है, लोकसभा में ले जाया जाता है। क्या इनको ले जाने की कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है? नो मैम, आप किसी भी सभा में किसी भी टाइम लेके जा सकते हो। अगर पहले राज्यसभा में ले गए हो तो फिर लोकसभा में ले जाइए, अगर आप पहले लोकसभा में ले गए हो तो फिर आप राज्यसभा में ले जाइए। ये बिल दोनों जगह से क्या होगा, पास हो जाएगा। उसके बाद ये बिल कहाँ जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ने अगर इसे पास कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एक्ट, और एक्ट बन जाएगा तो ये किसका पार्ट बन जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। चलो, एक्ट तो सबको समझ आ गया। अब बात आती है व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, देखो टैक्स इज अ compulsorily extortion of money under any law to support the nation। मतलब कि बेटा सरकार के द्वारा पैसे की जबरन वसूली, पैसे की जबरन वसूली, अगर सरकार फोर्सफुली आपसे पैसा ले रही है तो क्या वो टैक्स कहलाएगा, कहलाया जा सकता है। आगे देखो, अंडर एनी लॉ, सरकार आपसे पैसे की जबरन वसूली कर रही है किसी लॉ के तहत, मतलब कि किसी एक्ट के तहत। वो पैसा आपसे सरकार क्यों वसूल करना चाहती है, क्योंकि सरकार को पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए पैसा चाहिए। अब सरकार कोई जॉब तो करने जाएगी नहीं, सरकार क्या करती है, हम सबसे पैसा कलेक्ट करती है और उस पैसे को हमारे ऊपर ही खर्च कर देती है, हमारे डेवलपमेंट में ही खर्च कर देती है। तो इसीलिए बोला गया है जबरन वसूली बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से, मार्केट में हफ्ता वसूली की जाती है, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, पुराने मूवीज़ वगैरह में वहाँ पे हफ्ता वसूली की जाती है। एक पर्टिकुलर मार्केट का कोई डॉन बन जाता है और वो हफ्ते के एंड में निकलता है, प्रॉपर पूरी दुकानों से हफ्ता वसूली करता हुआ अपने घर लौट जाता है। क्या जब वो हफ्ता वसूली कर रहा होता है तो क्या वो भी पैसे की जबरन वसूली कर रहा होता है? सोचिए, यस और नो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर आप सभी अगर ऐप के थ्रू क्लासेस कर रहे हो तो मुझे वहाँ पे बताइए। यस मैम, पैसा जो जबरन वसूली किया जाता है वो कंपल्सरीली वसूली तो है। क्या वो पैसा किसी लॉ के तहत हफ्ता वसूली किया जा रहा है? क्या वो जो एरिया का डॉन है क्या वो किसी लॉ को यूज करके पैसे की वसूली कर रहा है? नो मैम, इसका मतलब जबरन वसूली तो हो, और जबरन वसूली कैसे हो? लॉ के तहत हो, एक्ट के तहत हो। एक्ट नहीं तो टैक्स नहीं, एक्ट है तो ही टैक्स है। अब उस पैसे की वसूली करके उस पैसे को आप किस में यूज करो? सपोर्ट द गवर्नमेंट। अब जिसने हफ्ता वसूली किया वो तो लॉ ही नहीं है, तो आगे की कंडीशन में चेक नहीं करूंगी। अब आ जाइए, पूरी डेफिनेशन को एक बार फिर से देखते हैं। पैसे की जबरन वसूली होनी चाहिए। पैसे की बेटा क्या हो रही है? जबरन वसूली हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप सभी लिख लीजिए, मैं भी लिख देती हूँ। जबरन होनी चाहिए, यहाँ पे वसूली ऑप्शनल नहीं है, मतलब कि अगर आप टैक्स पे करने वाले क्राइटेरिया में फॉल कर गए हो तो आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आपके ऊपर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का एक एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है जिसके तहत आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब उस पैसे को आपने सरकार को पे कर दिया, सरकार उस पैसे को आप ही के ऊपर तो लुटा रही है मैम, फील नहीं आता ऐसा? कोई बात नहीं, आगे देखो। इट इज अ फाइनेंशियल चार्ज,
इम्पोज्ड बाय द सरकार टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार आपके ऊपर क्यों लगा रही है टैक्स? क्योंकि सरकार को क्या चाहिए? रोकड़ा। सरकार को पैसा चाहिए, उस पैसे को लेने के लिए सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा रही है। आगे की बात मेरी सुनो, अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा। इस सोसाइटी में दो चीज़ सर्टेन है, एक इंसान की डेथ, दूसरा टैक्स। जी हाँ, इंसान का जिस तरह से डेथ होना तय है उसी तरह से अगर आप टैक्स भरने वाले क्राइटेरिया में फॉल कर गए हो तो बेटा आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। आगे आइए। टैक्स इज अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन सोसाइटी। आप सोसाइटी में रहने की कॉस्ट अदा कर रहे हो। मैं इस सोसाइटी में रह रही हूँ, यस, मैं इस सोसाइटी में रहने के बाद घर से बाहर निकलती हूँ, रोड यूज़ करती हूँ बेटा, हाईवेज यूज़ करती हूँ, गवर्नमेंट के कितने सारे इंफ्राज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ना जाने कितने सारे गवर्नमेंट के द्वारा फैसिलिटीज़ हैं जो हम घर से बाहर निकल के यूज़ कर रहे होते हैं। अब उन चीज़ों को जब हम यूज़ करते हैं तो हमें उसके लिए गवर्नमेंट को अदा करनी है सोसाइटी में रहने की सोसाइटल कॉस्ट, और उस सोसाइटल कॉस्ट को ही बोला जाता है टैक्स। हालांकि टैक्स की बेटा कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने एक डेफिनेशन दी है, इस डेफिनेशन को पढ़ने का मन करे पढ़ना, वरना भूल जाना, कोई मतलब नहीं है। बस इतना याद रखना, टैक्स इज अ कंपल्सरीली एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ टू सपोर्ट द नेशन। टैक्स ऑप्शनल नहीं है, टैक्स के लिए एक्ट होना जरूरी है। टैक्स से पैसा आता है, उस पैसे को सरकार आपके ऊपर ही लुटा देती है। अब आगे देखो, मैंने कुछ यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस लिखा है। क्या टैक्स कंपल्सरीली एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है? यस, 100%। क्या टैक्स वॉलंटरीली पेमेंट हो सकती है? नो मैम, आपकी इच्छा नहीं है बेटा, आपको देना ही देना है। ऐसा नहीं है मन करेगा दे देंगे वरना जाने दो ना, कौन पूछ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टैक्स इज नॉट डोनेशन, टैक्स कोई डोनेशन नहीं है। अभी अभी पढ़ा था ना, टैक्स इज अ फाइनेंशियल चार्ज विच इज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू द पर्सन। इट इन्वॉल्व्स मनी। क्या इन्वॉल्व है टैक्स के अंदर? फाइनेंशियल चार्ज। क्या आप इसमें काइंड में पैसा पे करते हो? लाइक आप अपने घर का टीवी दे के आ जाते हो, फ्रिज दे के आ जाते हो? नो, आपको क्या देना होता है बेटा? पैसा। अच्छा, कुछ बातें मैं यहाँ लिख रही हूँ, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आप लिखिए स्टूडेंट व्यू के अंदर वो बातें लिखिए। चलिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप स्टूडेंट व्यू में लिखिएगा। कुछ मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगी, आप सब बच्चा मुझे बताइएगा क्या ये टैक्स है, क्या ये टैक्स नहीं है। पहला एग्जाम्पल, इनकम टैक्स। हो मैम, ये कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, उसके तो नाम में ही लिखा है कि ये टैक्स है। क्या इनकम टैक्स टैक्स है बेटा? यस, बट क्यों? क्योंकि मैम इनकम टैक्स कंपल्सरीली वसूल किया जाता है। यस, इनकम टैक्स के पीछे इसका एक्ट बना है। यस, इनकम टैक्स से सरकार पैसा लेके आपके ऊपर लुटा रही है। यस, चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, एजुकेशन सेस। क्या एजुकेशन सेस इज अ टैक्स? बताइए। नो मैम, नो, एजुकेशन सेस इज अ नॉट टैक्स। ये बच्चों का आंसर आया। मैंने पूछा क्यों? बच्चे ने कहा मैम नाम में टैक्स नहीं है। अरे बेटा, नाम में क्या रखा है, हमें तो उसके काम पे जाना है। चलो एनालिसिस करो, एजुकेशन सेस क्या होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इनकम टैक्स भर रहे हो बेटा तो आपको इनकम टैक्स तो देना ही होता है, प्लस एजुकेशन सेस भी आपको सरकार को देना होता है। एजुकेशन सेस का अपना एक एक्ट है और एजुकेशन सेस लेने के बाद सरकार एजुकेशन सेस के पैसे को खर्च करती है बच्चों को शिक्षा दिलवाने में। तो इसका मतलब ये भी टैक्स है क्योंकि कंपल्सरीली लिया जाएगा, इसके पीछे इसका एक्ट बना हुआ है। इस पैसे को सरकार आप ही के ऊपर लुटा देती है आपको शिक्षा दिलवाने में। चलिए, इसीलिए बेटा नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम में कुछ नहीं रखा। 3, एक और एग्जाम्पल आप सबके लिए, देखती हूँ कौन बच्चा आंसर दे पाता है। कमेंट करना, मैं कमेंट सबका चेक कर लेती हूँ जैसे ही फ्री होती हूँ। सर्विस चार्जेस रिकवर्ड, लिखो सभी साथ में।
बाय रेस्टोरेंट। चलो सोचो और मुझे बताओ। 90% बच्चे का आंसर गलत आता है, ये मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है। 90% बच्चा इसका गलत आंसर देता है। चलो, सर्विस चार्जेस रिकवर्ड बाय रेस्टोरेंट। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, हाँ, आप क्या करने जाते हो? मैम हम खाना खाने जाते हैं। जब आप खाना खाने जाते हो बेटा, तो सपोज करो आपका बिल बन के आ गया 500 रुपीज़ का। अब उस 500 रुपीज़ में बेटा आपने देखा होगा उसमें लिखा होता है सर्विस चार्जेस 50 रुपया, उसके नीचे कितना हो गया 550, इस पे लिखा होगा GST एट रेट 18%। यहाँ पे निकल के आ गई टोटल वैल्यू। चलो, तो ये जो GST है इसकी बात मैं नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ इस सर्विस चार्जेस की जो कि रेस्टोरेंट ने आपसे ले लिया। बताइए ये टैक्स है कि नहीं? कुछ बच्चा कहेगा टैक्स है, कुछ बच्चा कहेगा टैक्स नहीं है। जो बच्चा बोल रहा है कि ये टैक्स नहीं है, मैं उससे बात करूँगी। देखो बेटा, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, क्या 50 रुपये देना कंपल्सरीली था? हाँ मैम कंपल्सरीली था, वरना वो अपने किचन में हमको भेज देते और वहाँ पे हमसे काम करवाना शुरू कर देते। इसीलिए ये पैसा पे करना कंपल्सरीली तो था, नो डाउट। उसके बाद बात आती है बेटा कि रेस्टोरेंट के द्वारा ये जो वेटर का चार्ज, क्लीनिंग फैसिलिटी, सर्विस चार्ज, AC चार्ज आप सबसे लिया जा रहा है, क्या इसके पीछे कोई एक्ट बना रखा है रेस्टोरेंट ने? नो, कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। जब कोई एक्ट नहीं तो टैक्स नहीं। और जिस बच्चे को डाउट हो, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, साक्षर एप्लीकेशन डाउनलोड करके चैट बॉक्स में मैसेज जरूर करना। डाउट एक भी नहीं रह जाना चाहिए। प्लीज डाउट पूछो, जितना डाउट पूछोगे ना मजा आ जाएगा। चलो, एक एग्जाम्पल और, सब बच्चा आराम से आंसर दे पाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्साइज ड्यूटी, पुराने समय में लगने वाला टैक्स। एक्साइज ड्यूटी लिखिए। क्या ये टैक्स है? मैम नाम में तो टैक्स नहीं लिखा। नाम पे नहीं जाना, हमें किस पे जाना है बेटा? काम पे। एक्साइज ड्यूटी पुराने समय में लगने वाला एक टैक्स हुआ करता था जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम लगता था। इसमें क्या होता है बेटा, ये सरकार के द्वारा अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो कंपल्सरीली वसूल किया जाता है। एक्साइज ड्यूटी लगाने का अपना एक एक्ट हुआ करता था, इवन आज भी जिंदा है, क्योंकि एक आधा प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी आज भी लग रही है। प्लस एक्साइज ड्यूटी का पैसा आप सबसे लेके सरकार आप सबके ऊपर ही खर्च कर देती है। तो एक्साइज ड्यूटी इज ऑल्सो अ टैक्स, लिख लीजिए। आगे देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी के ब्रैकेट में लिख लो बेटा, इसको कस्टम ड्यूटी भी बोला जाता है। कस्टम ड्यूटी लगती है कस्टम एक्ट के तहत, और कस्टम एक्ट आज भी जिंदा है, आपके सिलेबस का पार्ट है। सीए इंटर वाले बच्चों के सिलेबस का पार्ट नहीं होता। सीए इंटर वाले बच्चों को ये फाइनल में जाके पढ़ना होता है, लेकिन सीएमए वालों के बच्चों में इंटर में भी हो जाता है और फाइनल में भी हो जाता है। चलिए, आई होप इतनी बातें आपने लिख ली होगी। आगे आ जाइए। स्पेशल कीवर्ड्स आपको क्या याद रखने हैं टैक्स की डेफिनेशन में? कंपल्सरीली है, लॉ के तहत, एक्ट के तहत वसूल किया जाता है। सरकार वसूल करने के बाद इस पैसे को आप ही के ऊपर लुटा देती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टैक्स क्यों लगाया जाता है। टैक्स क्यों लगाया जाता है मैं कुछ नहीं पढ़ाऊंगी, जो लिखा है, जो डिटेल एनालिसिस का कॉलम बनाया है बेटा, हम इसको फिलअप करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। बात आती है टैक्स क्यों लगाया जाता है। क्यों लगा रहे हो हम पे टैक्स? मत लगाओ ना। क्यों? हम अगर 100 रुपये कमाते हैं तो 30 रुपये सरकार हम आपको देते हैं, क्यों? क्या बिगड़ जाएगा अगर आप हमसे 30 रुपये नहीं लोगे तो आखिरकार सरकार टैक्स क्यों लगाती है, इसको मैं प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझाना पसंद करूंगी। सपोज करो यहाँ जितने भी बच्चे हैं इनमें से किसी एक बच्चे का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। आपकी एक फैमिली है अपनी, यस, चलो
चलो एक काम करते हैं ना, इस एग्जाम्पल में हम बोलते हैं आपसे, आपके पापा से रिलेटेड कुछ बातें। फैमिली का हेड कौन होता है? पापा। हो सकता है किसी की है फैमिली को हेडेड पापा कर रही हो सकता है किसी की फैमिली को हेड मम्मा कर रही हो, तो प्लीज़ यहाँ पर अपने माइंड में कुछ भी मत लाना। सपोज आपकी फैमिली को हेड कौन कर रहा है? पापा। मान लो आपकी फैमिली में है 4 पर्सन्स, 2 भाई बहन हो गए, 2 मम्मा पापा हो गए, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, पापा को चाहिए पैसा, क्योंकि पापा उस पैसे से करना चाहते हैं आप दोनों बच्चों का डेवलपमेंट, प्लस जो आपकी मम्मा हैं उनका भी करना चाहते हैं देख रेख, उनको भी अच्छे से पैसा वैसा देना चाहते हैं। चलो, तो पापा क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए? मैम जॉब करते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आपके पापा पैसा कमाने के लिए? मैम बिजनेस कर सकते हैं, या तो पापा करते हैं जॉब या पापा करते हैं बिजनेस। अगर किसी के पापा जॉब करते हैं तो बदले में वो क्या लेके आते हैं? मैम सैलरी लेके आते हैं। साफ साफ क्लियर वर्ड्स में यहाँ पे लिख लो, सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता है, सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता है। अब पापा क्या कर रहे हैं? बिजनेस। हो सकता है पापा का बिजनेस गुड्स या सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग करने का हो सकता है आपके पापा का बिजनेस गुड्स या सर्विसेज को मैन्युफैक्चरिंग करने का हो, गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का हो। चलो, या हो सकता है आपके पापा का बिजनेस हो बेटा ट्रेडिंग का, जहाँ पे वो गुड्स ट्रेड कर रहे हैं या फिर वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है ना आपके पापा टीचर हो, आपके पापा डॉक्टर हो, आपके पापा सीए हो। अगर वो ऐसे किसी प्रोफेशन में फॉल कर रहे हैं दैट मीन्स वो सर्विसेज का ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पापा कोई पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दैट मीन्स वो मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं। चलो, अब चाहे बिजनेस हो मैन्युफैक्चरिंग का तब भी जीएसटी लग जाता है बेटा। चाहे बिजनेस हो आपका, चाहे आपका बिजनेसेस हो बेटा, ट्रेडिंग का हो सकता है गुड्स से रिलेटेड हो सकता है आपने सर्विस देना स्टार्ट कर रखा हो, तब भी जीएसटी लगता है। सिर्फ जीएसटी कब नहीं लगता? जब बेटा आपके पापा जॉब कर रहे होते हैं। अब यहाँ से बात आती है, सपोज करो आपके पापा की फैमिली है, आपके पापा को चाहिए पैसा, आपके पापा पैसा कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपके पापा पढ़ा रहे हैं, आपके पापा एक सब्जेक्ट का फीस लेते हैं 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ क्या हो गई? फीस हो गई। अब इस 10,000 रुपीज़ के ऊपर क्या लगाया आपके फादर ने? जीएसटी एट द रेट 18%। कितनी वैल्यू निकल के आई? 1800 रुपये। टोटल इनवॉइस की वैल्यू कितना निकल के आया? टोटल वैल्यू ऑफ द इनवॉइस, मतलब ये जो बिल बनाया जा रहा है जिस पे फीस लिख दिया, जिस पे टैक्स लिख दिया, इसकी टोटल वैल्यू इज़ व्हाट? 11,800 रुपया। अब क्या होगा? ये 11,800 रुपया का इनवॉइस आपके फादर किसको दे देंगे? स्टूडेंट को। स्टूडेंट आपके फादर को कितना रुपया देगा? 11,800। इसमें से बेटा कितना रुपया आपके फादर को सरकार को देना है? मैम 1,800 रुपया। आपके फादर के पास कितना रुपया बचा? नेट फीस आपके फादर के पास कितनी बची? मैम 10,000 रुपया। बात तो बराबर पड़ गई। एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ दे दिया। आपसे लिया, आपके फादर ने स्टूडेंट से लिया और स्टूडेंट से लेके सरकार को दे दिया। पापा की पॉकेट से क्या गया? नीलबट्टा सन्नाटा। पापा की पॉकेट से तो कुछ नहीं गया ना। एग्जैक्टली मैम। लेकिन पापा की, फादर की एक्चुअल इनकम क्या है? 10,000। अब ये 10,000 में जब पापा पढ़ा रहे थे, आपके फादर ने पढ़ाने का बिजनेस स्टार्ट किया, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, एसी का खर्चा और प्रॉपर ना जाने स्टाफ का खर्चा, टेक्निकल खर्चा, कितने सारे खर्चे आपके फादर ने कर दिए। तो मैं मान के चलती हूँ एक बच्चे पे आपके फादर ने 6,000 रुपये का एक्सपेंडिचर कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द नेट प्रॉफिट ऑफ योर फादर? Net profit will be 4,000 rupees. This is the personal income of your father. Now your father have to pay the income tax on this money from the personal pocket. मतलब कि इनकम टैक्स अब आपके पापा अपनी खुद की इनकम पे करेंगे।
जितना नेट कमाया, मतलब टोटल इनकम माइनस खर्चा, फिर जो पापा पैसा लेके घर आए उस पैसे पे पापा ने क्या दे दिया, इनकम टैक्स। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, एक पर्टिकुलर फीस पर जीएसटी भी लगा, एक ही फीस पर इनकम टैक्स भी लगा। बस जीएसटी का पैसा फादर ने अपनी पॉकेट से नहीं दिया, अपने स्टूडेंट से लिया और सरकार को दिया, लेकिन इनकम टैक्स का पैसा आपके फादर ने अपनी पॉकेट से दिया। बात समझ पा रहे हो? दो तरह के टैक्सेस हैं। एक हो गया जीएसटी, जो कि अपनी पॉकेट से नहीं लिया, एक हाथ दिया, एक हाथ लिया, दूसरे हाथ दे दिया। इसको बोला जाता है बेटा इनडायरेक्ट नेचर का टैक्स। मतलब कि आपके पापा ने सरकार को क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स। स्टूडेंट से लेके सरकार को दे दिया, अपनी पॉकेट से नहीं दिया। इसको बोला जाता है बेटा 4,000 रुपये के ऊपर सपोज करो इनकम टैक्स लग गया मेरा 10%, कितना रुपया निकल के आएगा, 400। इसको बोला जाता है, ये जो 400 रुपया है इसको बोला जाता है बेटा इनकम टैक्स। इसको क्या बोला जाता है, इनकम टैक्स। ये वो रुपया है बेटा जो आपके पापा ने अपनी पॉकेट से दिया। तो दो तरह के टैक्स हो गए, यस, जीएसटी, इनकम टैक्स। एक ही वैल्यू पे दो टैक्स लग सकते हैं। पहले कौन सा लगता है, जीएसटी, बाद में कौन सा लगता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तब लगता है जब आप अपने टोटल इनकम में से अपने खर्चे को माइनस कर देते हो। चलिए जी, अब मुझे बताइए सरकार के पास क्या गया। मैम सरकार के पास गया 1800 का इनडायरेक्ट टैक्स एंड 400 रुपये का डायरेक्ट टैक्स। सरकार के पास टोटल कितना रुपया गया, सरकार के पास गया टोटल 2200 रुपया। चलो यहाँ पे आ जाइए, फादर की इनकम आपके पापा ने कितना कमाया। मैम हमारे पापा ने कमाया 4000 रुपया। लिखो यहाँ पे, आपके फादर ने क्या कमाया, 4000 रुपया। आपके फादर ने ये 4000 रुपये कमा के भाई बहन को दे दिया, मतलब आप बच्चों में बांट दिया और थोड़ा सा आपकी मम्मा को दे दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं सरकार की, तो सरकार ने क्या कमाया, 2200 रुपया। अगर ये सरकार 2200 रुपये आपके फादर से नहीं कमाती तो कहाँ से लेके आती, क्योंकि सरकार के भी तो अपने बच्चे हैं। हम 125 करोड़ की ये जो आबादी है ये सब सरकार के तो बच्चे हैं। अब हमारा डेवलपमेंट करना है, हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। कहाँ से करेगी सरकार ये पैसा खर्च। इसीलिए सरकार आपके फादर की कमाई में से थोड़ा सा पैसा छीन रही है एज द इनकम ऑफ द सरकार, और उसी पैसे को सरकार आपके ऊपर खर्च कर रही है। मतलब आपसे लिया हुआ पैसा आप ही के ऊपर कुर्बान किया जा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। इसी के साथ सभी प्यार से बोलेंगे जय माता दी। चलो, सो दिस इज़ ओनली द रीज़न टैक्स लगाने का, कि जिस तरह से फादर को पैसा चाहिए होता है अपना घर परिवार चलाने के लिए बेटा, उसी तरह से सरकार को पैसा चाहिए होता है अपना घर परिवार चलाने के लिए। लिखो अब यहाँ पे कि सरकार ये पैसा कैसे लेती है। मैम डायरेक्ट टैक्स के थ्रू लेती है एंड इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू लेती है। चलिए अब आइए पढ़िए मेरे साथ साथ ये वाला मेन प्रोविज़न। हालांकि अब ये इतना पढ़ने के लिए कुछ बचा नहीं, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, एक बार फिर भी देख लीजिए। In any welfare state, it is the prime responsibility of the government to fulfill the increasing development needs of the country and its people by way of public expenditure। एक सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करे, जिसके लिए उसको पब्लिक के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। इसीलिए सरकार क्या करती है बेटा, टैक्स लगाती है और अपना रेवेन्यू अर्जित करती है। सरकार पैसा अर्जित करने के बाद, रेवेन्यू अर्जित करने के बाद अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, डिफेंस, इंफ्रा, रोड, डैम, फ्लड आए हुए एरिया, अर्थक्वेक से प्रभावित एरिया, इकोनॉमिक मैनेजमेंट से रिलेटेड एरिया में जाके अपना पैसा आप सबके ऊपर खर्च कर देती है। आगे आ जाइए, स्पेशल कीवर्ड याद रखना कि सरकार टैक्स क्यों लगाती है, क्योंकि सरकार को रेवेन्यू चाहिए
और रेवेन्यू की चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि उसे उस पैसे को अपने बच्चों के ऊपर खर्च करना है, अपने बच्चों का डेवलपमेंट करना है। अब बात आती है बेटा नेक्स्ट टॉपिक की, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। आप सब जानते हो टैक्स किसे कहते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। मजे की बात तो मैं आपको बता दूं ना, आप ये टॉपिक भी जान गए। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना बेटा, वो पर्सनल इनकम पे लगता है, मतलब कि जिसके ऊपर लगता है उसी को भरना पड़ता है। जैसे कि आपके फादर के ऊपर लगा हुआ इनकम टैक्स, आपके फादर ने कितनी इनकम कमाई थी? 4,000 रुपया। आपके फादर को क्या भरना पड़ा सरकार को? 4,000 रुपये पे 10% का टैक्स, जो कि कितना निकला था? 400 रुपये। इसे बोलते हैं बेटा डायरेक्ट टैक्स। जिसके ऊपर लगा उसी ने सरकार को दे दिया। दूसरा टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि जीएसटी। आपके फादर ने जीएसटी का पैसा किससे कलेक्ट किया था? मैम, स्टूडेंट से। और स्टूडेंट से जब पैसा आया तो ले जाके किसको दे दिया? सरकार को। इसको बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि डायरेक्टली अपनी पॉकेट से कुछ नहीं दिया, एक हाथ लिया दूसरे हाथ दे दिया। पॉकेट से कुछ गया क्या? नो, इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। मैं ये कुछ भी अभी अंदर का नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने नीचे जगह दी हुई है, यहाँ पर आइए। समरी, इस पूरे प्रोविज़न को पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है 4 मार्क्स का, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने इस डिफरेंसेस को पूरा प्रिपेयर करेंगे विद लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, विद लॉट्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल। आफ्टर देन हम वापस से ऊपर आएंगे और जो भी हमने थ्योरेटिकल बातें लिखी हैं उसको पढ़ेंगे, पर पहले समझना भी तो जरूरी है। इस बुक का क्रेडिट पूरा का पूरा मुझे जाता है, प्लीज़ एक बार अप्रिशिएट जरूर कर दीजिएगा। जब आप एक क्लास देख लो तो मैसेज में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा कि बुक आपको कैसी लगी, बुक देख के आपको मज़ा आया कि नहीं आया। चलो, बहुत मेहनत लगती है बेटा बुक वगैरह बनाने में, एकदम दुल्हन की तरह सजा दिया है इस बुक को। चलो एक बार प्लीज़ बता ज़रूर देना, कुछ इम्प्रूवमेंट का देखो आपको लगे ना कि हाँ मैम ने ये चीज़ नहीं डाला, ये भी डालना चाहिए, वो भी बता देना, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, बल्कि ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बात कुछ इस तरह की आ जाती है। डायरेक्ट टैक्स बेटा, आप मुझे पहले एग्जाम्पल बताइए। अगर मैं आपके फादर की बात करूं तो लगा किस पे था? इम्पोज्ड किस पे हुआ था? इम्पोज्ड ऑन फादर, फादर के ऊपर ही तो सरकार ने लगाया था। उसके बाद किसकी पॉकेट से पे हुआ था? फादर की, मतलब जिस पे लगा उसी ने भरा, बॉर्न बाय फादर। यहां पर बताइए इनडायरेक्ट टैक्स में इम्पोज्ड किसके ऊपर हुआ था? मैम फादर के ऊपर। सरकार जीएसटी का पैसा मांगने स्टूडेंट के घर तो जाएगी नहीं, सरकार जीएसटी का पैसा मांगने किसके घर आएगी? फादर के पास, क्योंकि फादर इज अ बिगेस्ट पर्सनैलिटी इन कंपैरिजन ऑफ द स्टूडेंट इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पापा को बड़ा इंसान मानती है, पापा से टैक्स का पैसा मांगने आती है, इसीलिए इम्पोज्ड किसके ऊपर हुआ? पापा के ऊपर। लेकिन बेटा क्या सच में उस पैसे का बर्डन पापा ने सहा? नो मैम, किसने सहा? स्टूडेंट ने। दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नेक्स्ट डिफरेंस लिखिए। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। यहां पर लिखिए जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आप सब मुझे बताइए बेटा, क्या इनकम टैक्स में जो मैंने इनकम कमाई है मैं उस पे लगने वाले टैक्स का बर्डन किसी अनदर पर्सन पे शिफ्ट कर सकती हूँ? नो, नॉट एट ऑल। यानी कि बर्डन कांट बी शिफ्टेड, बर्डन कांट बी शिफ्टेड। बट अगर मैं बात करूँ बेटा
इनडायरेक्ट टैक्सेशन की लक किसके ऊपर रहा था? मेरे ऊपर, बट मैंने बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया था? लक किसके रहा था? फादर के ऊपर। फादर ने बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया था? स्टूडेंट के ऊपर। यहां पे लिखो बेटा, बर्डन कैन बी शिफ्टेड। यहां पे बर्डन होता है शिफ्ट। आगे लिखो, जो इनकम टैक्स होता है बेटा नेचर में होता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब होता है भेदभाव करने वाला। अगर कोई अमीर है तो उसके ऊपर ज़्यादा लगेगा, अगर कोई गरीब है तो उसके ऊपर कम लगेगा। इनकम टैक्स हमेशा लगता है बेटा स्लैब के बेसिस पे। अगर अमीर है तो ज़्यादा रेट, गरीब है तो कम रेट, मीडियोकर पर्सन है तो मीडियोकर रेट। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा जीएसटी का, तो ये है रिग्रेसिव इन नेचर। मतलब कि अगर कोई बिस्किट का पैकेट अमीर इंसान खाएगा तब भी जीएसटी का रेट 5% लगेगा, और अगर बिस्किट का पैकेट कोई गरीब इंसान खाएगा तब भी जीएसटी का रेट 5% लगेगा। मतलब कि जीएसटी भेदभाव नहीं करता, जीएसटी पार्शियलिटी नहीं करता। चाहे व्यक्ति अमीर हो चाहे व्यक्ति गरीब हो, ये अपना रंग नहीं बदलेगा, ये सब पे एक समान लगेगा। ये रिग्रेसिव है, ये रूड नेचर का है, ये अपना रंग नहीं बदलता है। आगे लिखिए नेक्स्ट डिफरेंस। इनकम टैक्स मतलब कि बेटा डायरेक्ट टैक्स हमेशा लगता है इनकम पर या फिर प्रॉपर्टी पर, आपने क्या कमाया उस पर। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स तो ये लगता है बेटा एक्सपेंडिचर पर। जब मैं मार्केट में जाती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, खर्चा कर रही हूँ, देखो कुछ कमा नहीं रही हूँ, खर्चा कर रही हूँ, तो मुझे क्या पे करना है? जीएसटी। मतलब कि अगर मैम आपने 5000 का ड्रेस खरीद लिया तो 5000 भी दो प्लस जीएसटी भी दो, तो ये किस पे लगता है? एक्सपेंडिचर पे। मैकडी में जाके पिज़्ज़ा का कंजम्पशन कर रहे हो, पिज़्ज़ा का बिल भी चुकाओ, जीएसटी का पैसा भी चुकाओ। चलो आगे देखिए, अब बात करते हैं बेटा रेवेन्यू की। बोथ टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। अप्रोक्सीमेटली 12 लाख पर annum का पैसा सरकार को, 12 लाख करोड़ पर annum का पैसा सरकार को इनकम टैक्स से मिलता है, और 12 लाख करोड़ पर annum का पैसा ही सरकार को जीएसटी से मिलता है। अगर मैं आपको एक कंपैरिजन के बेसिस पे बताऊं तो इनकम टैक्स और जीएसटी से ऑलमोस्ट इक्वल ही मिलता है, लेकिन जीएसटी से मिलने वाला पैसा कभी कभार इनकम टैक्स से ज़्यादा हो जाता है। तो कुल मिला के एट लास्ट रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेशन से लेती है तो उसको डायरेक्ट टैक्सेशन की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल जाता है। तो रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली तो बेटा इक्वल ही है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ही है, लिख लो ऐसे। नेक्स्ट लिखिए इन्फ्लेशन, महंगाई। इतनी महंगाई बढ़ रही है, कितना महंगाई बढ़ता जा रहा है, ना जाने आप लोग कितना अब्यूज़ करते हो गवर्नमेंट को कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। चलो आप मुझे बताइए बेटा, आपको क्या लगता है डायरेक्ट टैक्स के रेट के बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स के रेट की बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ती है? मतलब डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स महंगा हो रहा है तो महंगाई बढ़ रही है, या फिर जीएसटी का रेट बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है? मैम जीएसटी का रेट बढ़ेगा ना तो ही महंगाई बढ़ेगी। क्यों? जब आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदते हो बेटा 10 रुपये का, अगर उस पर जीएसटी 5% लग रहा है तो आपको जो बिस्किट का पैकेट है वो सस्ता मिलेगा। अगर 10 रुपये के ऊपर मैं जीएसटी का रेट बढ़ा के 18% कर दूं तो अब क्या होगा? आपको जीएसटी का पैकेट महंगा मिलेगा। यानी कि जीएसटी का रेट बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ रही है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेशन में महंगाई बढ़ती है, डायरेक्ट टैक्सेशन में महंगाई पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। इनकम टैक्स में चाहे स्लैब का रेट कम हो जाए चाहे ज़्यादा हो जाए, इससे इन्फ्लेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, जी हाँ पड़ता है। आगे देखिए बेटा, सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं
इनकम टैक्स कभी भी सोशल वेलफेयर में काम नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, हाँ वो सोशल वेलफेयर में काम कर रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना थोड़ा क्लेवर टाइप का इंसान है, ये लोगों की सोच पे खेल जाता है। अगर इसको लगता है कोई प्रोडक्ट है जो कि सोसाइटी के लिए कंजम्पशन करना हार्मफुल है, जैसे कि तंबाकू का अगर कोई यूज़ करता है बेटा तो वो हार्मफुल हो जाता है, तो सरकार क्या करती है, जीएसटी का रेट बढ़ा देती है। जब जीएसटी का रेट बढ़ेगा तो तंबाकू महंगा हो जाएगा, और जब तंबाकू महंगा हो जाएगा, जब तंबाकू महंगा हो जाएगा तो उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। सरकार बोलेगी लो जी हो गया सोशल वेलफेयर, हमने आज रात के 12 बजे तंबाकू पे जीएसटी का रेट बढ़ा दिया और तंबाकू का कंजम्पशन कम हो गया, सोशल वेलफेयर हमने कर दिया। लेकिन आपको कभी नहीं समझ आया जीएसटी का रेट बढ़ा तो साथ के साथ गवर्नमेंट का वेलफेयर हो गया। समझ रहे हो कितना क्लेवर है इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सोशल वेलफेयर में भी गवर्नमेंट का ही वेलफेयर छुपा है। लिख लो, हार्मफुल प्रोडक्ट पे सरकार जीएसटी का रेट बढ़ाती है, इससे उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन कम हो जाता है, इसी को बोला जाता है सोशल वेलफेयर। यहाँ पे इस वे से सोशल वेलफेयर किया जाता है। चल, इसी के साथ साथ बेटा सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं समाप्त। अब मैं एक बार आपको जीएसटी में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के डिफरेंसेस के बारे में बताती हूँ वापस से। आफ्टर देन वी विल रीड आउट दिस कंटेंट एंड आवर क्लास विल बी ओवर। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। साथ साथ जल्दी जल्दी मैसेज में रिप्लाई करो, कमेंट करो, जहाँ से बता सकते हो बताओ, अपनी आवाज़ मेरे तक पहुँचाओ प्लीज़। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। एक टीचर को पढ़ाने में मज़ा तब आता है जब वो बच्चा उसके साथ को रिलेट रहता है। आगे सुनो। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को उसका बर्डन भी उठाना पड़ता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है लगता किसी और पे है, सहता कोई और है, बर्डन कोई उठाता है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की तो ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब ये अपना रंग बदलता है। इनडायरेक्ट टैक्स रेग्रेसिव होता है, ये रंग नहीं बदलता। दोनों ही टैक्सेस से ऑलमोस्ट सरकार को इक्वल रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। लेकिन हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेशन की, वो कभी कभी डायरेक्ट टैक्सेशन के रेवेन्यू से भी ऊपर छलांग मार जाता है। फिर बेटा अगर मैं बात करूं आप सबसे, तो इनकम टैक्स में आप बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते डायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी में। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी में आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हो। अब मेरी बात सुनो, सोशल वेलफेयर में कौन सा काम करता है? मैम सोशल वेलफेयर में काम करता है जीएसटी। वो जीएसटी का रेट बढ़ा देता है, कंजम्पशन कम हो जाता है, इसी को सरकार चिल्लाती है जी कर दिया हमने सोशल वेलफेयर। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रॉपर्टीज़ पे लगता है, इनकम पे लगता है, लेकिन जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कंजम्पशन पे लगता है, एक्सपेंडिचर्स पे लगता है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट डायरेक्ट टैक्सेशन में कभी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इन्फ्लेशन पे मेन इफेक्ट पड़ता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। इतनी बातें अगर आप सबको समझ आ रही हों तो आइए मेरे साथ ये पढ़ लो एक बार, अब आपको सब कुछ आता है बेटा। टैक्सेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ डायरेक्ट एंड द सेकंड इज़ इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जिस पे लगाया जाता है उसी को भरना भी पड़ता है, इसमें बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है। ये एग्जाम्पल के लिए इनकम टैक्स ऐसा होता है। इन अदर वर्ड्स ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, बाकी दोनों पॉइंट सेम है। इनडायरेक्ट टैक्स इसका बर्डन शिफ्ट कर सकते हो, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स पे लगता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने दे रखे हैं। इन अदर वर्ड्स ये रेग्रेसिव होता है नेचर में, बाकी दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सेम है। ऑथर का व्यू अगर आपको जानना है तो यहाँ पे लिख लो, एग्ज़ाम के लिए 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछा जाता है डिफरेंसेस में। चलिए ये मैंने आपके लिए दिया है, इन केस मैंने जब बोला कुछ पढ़ाया तो आपको कोई ऐसी बात हो जो बहुत अच्छी लग गई, आप अपने वर्ड्स में लिख लो। स्पेशल पॉइंट्स कौन कौन से याद रखोगे? एक तो रेग्रेसिव प्रोग्रेसिव वाली बात, दूसरी रेवेन्यू वाली बात, तीसरी लिखिए साथ साथ सोशल वेलफेयर वाली बात, फोर्थ एग्जाम्पल कौन कौन सा आता है इसमें, फिफ्थ बर्डन किस में शिफ्ट होता है किस में नहीं, सिक्स
इन्फ्लेशन किस में देखने को मिलती है, किस में नहीं, और क्या बचा हमारा, बस यही पॉइंट्स थे। इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसी के साथ बेटा आज की क्लास मैं करती हूँ ओवर। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वहाँ पर हम करेंगे कुछ और यूनिक बातें इस चैप्टर में और आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबको आज की क्लास से अलविदा कहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।